देखो, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। देखो, हम लोग तो ये जान चुके थे कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। एम्प्लॉयमेंट उसमें ज़्यादा है, चलो ठीक है। लेकिन हर कोई तो एम्प्लॉयमेंट में बिजी नहीं रह सकता है, सॉरी एग्रीकल्चर में। हर कोई तो एग्रीकल्चर में जा नहीं सकता है। और भी हमारे पास तरीका है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का। उसको आज हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो यही हमारा टॉपिक होगा आज कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल टू इरिगेट द लैंड। देखो यहाँ पे कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को या फिर बैंक को लोन भी देना चाहिए। अब देखो बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि जैसे गांव में खेत है, तो खेत में ना अच्छी तरीके से सिंचाई ना होने के कारण हमारा क्या हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। और जब फसल बर्बाद हो गया तो क्या अगला साल भी उसी फसल को बर्बाद करना चाहेगा किसान? नहीं चाहेगा। अब जब नहीं चाहेगा तो वो क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। वो कुछ काम कर नहीं पा रहा है। वो काम कब कर पाएगा, जब उसके पास सारा का सारा सुविधा मिले, पानी मिले, है ना, उसके पास जो खाद्य पदार्थ चाहिए, पंपिंग सिस्टम, पाइप, जो कुछ भी चाहिए उसको यदि उसको टाइम पे मिल जाता है तो क्या करेगा, अपने खेती को कर सकता है। और जब खेती करेगा तो उसको रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सरकार को प्लस बैंक को भी कुछ लोन देना चाहिए, कॉमन लोगों को, किसानों को लोन देना चाहिए। जिसके कारण होगा क्या, जिसके कारण वो अपना कुआं यानी कि कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, कुएं को अपने खेत के आसपास कर पाएगा, जिससे कि वो पानी निकाल के अपने खेत को सिंचाई कर सकता है। देखो इसमें दो फायदा है, इसमें सरकार भी लोन दे सकती है और बैंक भी लोन दे सकती है ना, देना चाहिए। इससे होगा क्या, यदि आपके खेत के पास पानी का सिस्टम नहीं तो आप क्या कर पाएंगे, पानी को निकाल पाएंगे जमीन खोद कर, है ना। इससे दो चीज होगा, इससे ये होगा कि पहला आपका जो जीडीपी है प्राइमरी सेक्टर का वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि खेती अच्छा होगा। अब जब गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसका वैल्यू तो कुछ कुछ होगा, तो आपका क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी बढ़ जाएगा, पहला ये। दूसरा चीज ये कि जब आप कुआं को खोदने का काम करेंगे, पानी निकालने का काम करेंगे, तो क्या आप अकेले कर लेंगे? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर रखना पड़ेगा। और जब आप लेबर रखेंगे तो क्या हो गया, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला यहाँ पे क्या था कि बैंक हो चाहे वो सरकार हो, उसको किसानों को क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए, ताकि वो अपना जरूरत के हिसाब से जो भी उसको चाहिए वो अपना वो कर सके, है ना। और चूंकि यदि वो कुआं खोदता है या फिर कोई एक तालाब बनाता है तो इससे दो फायदा हो जाएगा, हमारा जीडीपी भी बढ़ जाएगा, प्लस हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो आगे, आगे क्या है, इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक बेटर रूरल रोड्स सो दैट मेनी ट्रक्स कैन रीच सेवरल फार्मर्स कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रो एंड सेल देयर क्रॉप्स। अब देखो क्या होता है, अभी भी बहुत सारे जगहों पर इंडिया में पूरा का पूरा जो है ना गाँव को रोड से नहीं जोड़ा गया है। अभी भी हम बात कर रहे हैं, अभी भी 2022, ठीक है ना, अभी भी जोड़ा नहीं गया। तो इसके कारण होता क्या है, इसके कारण होता ये है ना कि बहुत सारे लोग, चूंकि रोड तो है नहीं, खेती तो कर लेते हैं लेकिन उसको बाजार में जाके बेचे कैसे, है ना। अब बेच नहीं पाते हैं, और चूंकि जब बेच नहीं पाएंगे तो कहाँ रखेंगे, घर में रखेंगे, और घर में अनाज खराब होने का बहुत संभावना है। इससे होता क्या है, देखो यदि यदि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहता तो वो जो अपना फसल उगाएगा वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और यदि वो ट्रांसपोर्ट करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई ना कोई लगा होगा, उसको रोजगार मिल जाएगा, है ना। दूसरी चीज क्या है, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। अब बहुत बार गांव में क्या होता है ना, बड़ा बड़ा स्टोरेज के लिए टंकी बनाया जाता है ना, गोदाम जैसा बनाया जाता है। यदि वो आप बनाते हैं तो अपना किसान क्या कर पाएंगे, वहाँ पे अपना अनाज समेट के रख भी पाएंगे, प्लस स्टोरेज में जो काम करेंगे उसको रोजगार भी मिल जाएगा। ये भी सरकार कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, रूरल रोड्स को अच्छा बनाना चाहिए, यानी कि जो ग्रामीण जो सड़क है हमारे उसको अच्छा बनाना चाहिए, ताकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम अच्छी तरीके से हो पाए। और जब इतना सब कुछ होगा, जब इतना कुछ हो जाएगा, आप रोड भी बना देंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी अच्छा कर देंगे, सामानों को स्टोरेज भी करने का आप सुविधा दे देंगे, तो जरूर से जरूर किसान अपना क्या करेंगे, खेती पे ध्यान जरूर देंगे। और जब खेती पे ध्यान देंगे तो रोजगार उनका अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। चलो आगे फिर क्या है हमारा, आगे है इफ द लोकल बैंक gives credit at a reasonable rate of interest then farmer will be able to buy all the agricultural equipments in time। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ग्रामीण बैंक, है ना। गाँव में क्या खुला रहता है, ग्रामीण बैंक।
और ये ग्रामीण बैंक का काम क्या है? ग्रामीण बैंक का काम है कि जिस किसान को लोन का ज़रूरत है आप उसको लोन दें, है ना। यदि वो ऐसा करती हैं तो हर एक किसान क्या कर पाएंगे, अपने सामानों को टाइम पे खरीद पाएंगे। जैसे होता क्या, देखो हम चूंकि मान लो यदि हम किसान हैं तो हमको क्या चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, है ना, केमिकल चाहिए, उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, पंपिंग सिस्टम चाहिए, कितना कुछ चाहिए हमको, है ना। तो यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं और यदि हम खेती करना चाहते हैं तो बैंक को क्या करना चाहिए, हमें लोन देना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, टाइम पे अपने सारी चीज़ों को खरीद पाएंगे और अपने खेती को कर पाएंगे। और जब खेती करेंगे तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा। खेती करेंगे, आप बीज लगवाएंगे उसके लिए लेबर चाहिए, है ना, फसल को कटवाएंगे उसके लिए लेबर चाहिए, स्टोरेज करेंगे, स्टोर करेंगे उसके लिए लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके लिए लेबर चाहिए। तो हर एक फेज में क्या हो रहा है, हर एक फेज में आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। छोटे मोटे गाँवों में, छोटे मोटे शहर जैसे गाँवों में क्या करना चाहिए, सरकार को या फिर कॉमन पीपल को भी क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए। छोटा मोटा इंडस्ट्री हो सकता है, छोटा मोटा इंडस्ट्री जैसे क्या हो सकता है, छोटा मोटा इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल मान लीजिए फुटबॉल बनाना, फुटबॉल हाथ से भी होता है ना, तो फुटबॉल बनाना। उसके बाद हो सकता है कि बैट बनाना, बल्ला, वो हो सकता है, हाँ फिर वो भी हो सकता है हमारा। और फिर क्या हो सकता है, और फिर कॉर्न हो सकता है, पॉपकॉर्न हो सकता है। ये सब क्या है हमारा, ये छोटा मोटा इंडस्ट्री हो सकता है जो कि गाँव में यदि सेटअप किया जाए तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है ना। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। उसके बाद इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गाँव में क्या होता है, हनी यानी कि आप देखते हो गाँव में बहुत जगह पे शहद इकट्ठा करके एक जगह जाके बेचा जाता है उसको, है ना। तो वो क्या है, हमारा हनी कलेक्शन सेंटर है। यदि आप ये करते हैं तो वहाँ पे भी आपको रोजगार देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो ये हमारे पास कुछ तरीका था जिससे कि हम लोग अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। एग्रीकल्चर तो खैर दे ही रहा है रोजगार, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कुछ तरीके से हम लोग अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको हर जगह पे गवर्नमेंट का जिक्र किया गया होगा, गवर्नमेंट भी वो कर सकती है और आप यदि हमारे पास है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हर किसी को छूट है ना। यदि गवर्नमेंट फैक्ट्री लगाना चाहती है तो गवर्नमेंट भी लगा सकती है, और हम चूंकि कॉमन पीपल है तो हम भी लगा सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप क्या कीजिए, गाँवों में, शहरों में, है ना, सेमी रूरल एरियाज में क्या कीजिए, स्कूल का स्थापना कीजिए। अच्छा है ना। स्कूल का जब आप स्थापना करेंगे तो आपको क्या चाहिए, स्कूल के लिए स्टाफ चाहिए, है ना, स्कूल के लिए टीचर चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, मैनेजमेंट पूरा चाहिए आपको। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, हमारा रोजगार जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया था, ये जो नीति आयोग आप देख रहे हैं ना, नीति आयोग क्या है, ये एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन हम लोग नहीं कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं अब नीति आयोग, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक के स्तर पे इंडिया को नापने तोलने का देखभाल का काम करते हैं, ठीक ना। तो नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन कर लीजिए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का अब नाम बदल के हमारा हो गया नीति आयोग, ठीक ना। तो ये नीति आयोग एक बार नीति आयोग ने एक बार अनुमान लगाया था कि यदि इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए अच्छे तरीके से, यानी कि स्कूल खोला जाए, आंगनवाड़ी खोला जाए, इस प्रकार से यदि खोला जाए तो अकेला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना 20 लाख जॉब दे सकता है। 20 लाख जॉब केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे सकता है। समझ में आ रहा है, ये डाटा किसका है, नीति आयोग का डाटा है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्थ सेंटर को खोल सकते हैं। हेल्थ सेंटर को जब आप खोलेंगे तो आपको क्या चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, स्टाफ चाहिए, है ना, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, बहुत सारा कुछ चाहिए, आपको पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो हेल्थ भी आपका एक फैक्टर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। उसके बाद सबसे बड़ा है टूरिज्म। टूरिज्म आज इंडिया में कहाँ कहाँ से लोग घूमने नहीं आते हैं, है ना, अमेरिका, रसिया, चाइना, नेपाल, भूटान, हर जगह से आ रहा है आज, क्योंकि इंडिया में टूरिस्ट प्लस आज बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, है ना, और अभी चल भी रहा है काम। समझ में आ रहा है ना। तो टूरिज्म
फिर से नीति आयोग कहती है कि यदि इंडिया में टूरिज्म को डेवलप किया जाए, टूरिज्म पे फोकस किया जाए, तो ये अकेला 35 लाख जॉब क्रिएट कर सकता है। 35 लाख जॉब ये अकेला क्रिएट कर सकता है। जरा सोचो, अब ये हो गया हमारा कितना, 35 और ये 20 हो गया, कितना हो गया 55 लाख। तो ऐसे ही हो गया हमारा, यदि इन चीज़ों पे फोकस किया जाए तो 55 लाख ऐसे ही हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया ना कि गाँव की महिलाएं ना कुछ अपने हाथ से बुन के मार्केट में बेचा करती हैं। हालांकि उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, तो वो केवल अपने घर तक ही सीमित रह जाती हैं। कुछ बना के, जैसे मान लो कोई झालर बना दी, जैसे होता है ना गेट में कुछ झालर टांगा जाता है, वो अपने हाथ से बना लेती हैं। हाँ, डेकोरेटिंग का सामान वो अपने घर में अपने हाथ से ही बना लेती हैं। लेकिन उसको प्रमोट यदि किया जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, तो वो अपने सामानों को मार्केट में भी बेच सकती हैं। तो इसको भी डेवलप किया जाना चाहिए। इससे बहुत सारे महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को मिलनी रोजगार मिल सकता है ना। अब जैसे देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि टोकरी बनाना, झालर बनाना, फिर से हाथ से स्वेटर बुनना, टोपी बुनना, है ना। हमारे गांव में तो आज भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, यदि वो स्वेटर बुन दे ना, स्वेटर को यदि वो एक बार बुन दे तो लगेगा ही नहीं कि हाथ से बुना हुआ, लगेगा कि मशीन से बना हुआ। ये काबिलियत है उनके पास, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यदि उसको ध्यान दिया जाए, उन पे उनको प्रमोट किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है ना। और हमारा गांव एक शहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा है मनरेगा, MNREGA 2005। इसके तहत क्या होता है, जरा समझो ध्यान से। मनरेगा गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा स्कीम है जिसका मेन फोकस रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, वो भी कहाँ पे, रूरल एरियाज में। समझना आप ध्यान से। इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए निकाला गया था ना कि 2005 में निकाला गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2005, ठीक ना। 2005 में निकाला गया था, और ये इसलिए निकाला गया था ताकि गाँव में जितने भी हमारी महिलाएं रहती है, या फिर जो पुरुष रहते हैं जो कि काम करने के लिए इच्छुक हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको रोजगार दिया जाए। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये, अब 2005 में 625 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इंडिया में 625 जिला को मनरेगा के तहत जोड़ा गया था। मनरेगा के तहत जोड़ा गया था, मतलब ये कि 625 इंडिया के ऐसे जिले थे जिनको कि मनरेगा के तहत जोड़ा गया था, और वहाँ पे इच्छुक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ये मनरेगा क्या कहती है, मनरेगा कहती है कि जो भी आदमी इंटरेस्टेड है, क्या है, इंटरेस्टेड है, वो मनरेगा के तहत काम कर सकता है। लेकिन हाँ, इंटरेस्टेड का मतलब ये नहीं होगा कि इसमें चाइल्ड लेबर भी हो सकता है, नहीं, चाइल्ड लेबर इसमें कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है, उसमें बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। जो 18+ हैं, जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, वो मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं। और सरकार ये भी कहती है कि हम 625 डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं, ये अब तो और आगे बढ़ गया है ना। ये उस समय पे 625 था डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला। जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में देख लो, बिहार में खुद 38 जिला है, बिहार में हो गया 38, तो अभी और बाकी सारे हैं, है ना। तो उन सभी डिस्ट्रिक्ट को मिला के 600 पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के 625 ऐसे डिस्ट्रिक्ट पूरे जहाँ पे कि मनरेगा को लागू किया गया। वहाँ पे ये कहा गया कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उनको एक साल में 100 दिन, यानी कि 100 डेज पर ईयर काम मिलेगा, ये गारंटी है। यानी कि एक साल में 365 दिन में 100 दिन लगातार काम उसको मिलेगा सरकार के द्वारा, ये गारंटी है ना। तो ये मनरेगा क्या करती थी, हर किसी को जो इच्छुक हैं उसको 100 दिन का रोजगार देती थी, तो बिल्कुल गारंटी देती ही थी,
ठीक है ना। और सरकार ये भी कहती है कि यदि सरकार नहीं दे पाई आपको ना रोजगार, नहीं दे पाई यदि 100 दिन रोजगार, तो बदले में आपको घर बैठा के 100 दिन का पैसा देगी आपको। मान लीजिए 100 दिन आप काम जितना करेंगे उतना जो पैसा आप कमाएंगे, यदि 100 दिन आपको रोजगार नहीं मिल पाया, सरकार रोजगार नहीं दे पाया मनरेगा के तहत, तो आपको 100 दिन का जो पेमेंट होगा ना वो सरकार घर पे बैठा के देगी। ये गारंटी है ना, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है गारंटी एक्ट 2005। समझ में आ गया। हालांकि इसका पूरा नाम ये है, लेकिन इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है क्या, गारंटी। ये गारंटी देती है कि आपको एक साल में 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, और यदि नहीं मिला तो सरकार आपको घर पे बैठा के उस 100 दिन का पेमेंट आपको कर देगी, है ना। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि मनरेगा में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ में आ गया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ हमारे पास तरीके थे जिससे कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, बस समझ में आ रहा है। चलो, कहीं पे भी यदि कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग अपने क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। कहीं पे कोई डाउट है, याद रखना है ये तो हमारे पास कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पे कुछ रेड से लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इन सबको प्रमोट कर दिया जाए ना तो हमारा बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो सकता है रोजगार। जैसे सबसे पहला एजुकेशनल था, एजुकेशनल में टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल, है ना, और फिर से मैनेजमेंट को संभालने वाला सब कुछ चाहिए। अब स्कूल बढ़ेगा तो फिर हमारा क्या होगा, बस सर्विस भी बढ़ेगा, स्कूल बस भी बढ़ेगा, वो हो सकता है। उसका फिर हेल्थ में हमारा एम्बुलेंस भी बढ़ जाएगा, एम्बुलेंस भी बढ़ेगा, डॉक्टर भी बढ़ेंगे, डॉक्टर का डिमांड भी बढ़ेगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना है कि मनरेगा 2005 में निकाला गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और वो 625 डिस्ट्रिक्ट तक उस समय फैला हुआ था, और वो इंटरेस्टेड लोगों को ही जॉब देती थी, और वो गारंटी करती थी कि हम 100 दिन यानी कि एक साल में रोजगार आपको देंगे ही देंगे। समझ में आ गया ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, और आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये क्या है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।